हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर 9 सीबीएसई बोर्ड चैप्टर 9 सिविक्स का चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस पूरी वीडियो को वॉच करिए। आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। यह आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन को समझने के लिए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सेकंड क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में अंतर क्या है, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन क्या होता है, फोर्थ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस कंटेक्स्ट में बना, किन एम्स पर टारगेट्स पर आधारित है, क्या उसके गोल हैं, और फिर साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन। ये दोनों पढ़ना है। इंडिया और साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन दोनों में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंसेस है, ये पूरी इस चैप्टर की थीम है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन, एज यू नो, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस ऑन विच द सिस्टम ऑफ अ कंट्री वर्क्स, यानी जिस पर किसी देश का सिस्टम काम करता है। ये सारे रूपों की, इस सारी व्यवस्था का प्रारूप जो तैयार करता है वो संविधान होता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रत्येक देश में होगा। बिना कॉन्स्टिट्यूशन के कोई देश नहीं चल सकता। यहाँ तक कि डिक्टेटरशिप भी होती है तो कुछ ना कुछ रूल कानून तो होते ही हैं। लेकिन जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं, यानी कि प्रत्येक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक कंट्री में डेमोक्रेसी हो। तो जिन देशों में डेमोक्रेसी होगा वहीं पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लाइज करेगी। यानी व्हेन वी यूज द टर्मिनोलॉजी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इट इज मच मोर देन द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. It means the features of the democracy must be included, like rule of law, liberty, equality, fundamental rights, legitimate, accountable government, regular interval, after regular interval, free and fair election. ये सारी चीज़ें जब तक होंगी तभी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट है कि अब कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन का मतलब क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन का मतलब है, ऑब्वियस सी बात है कि कोई संविधान कैसे उसका प्रारूप तैयार किया गया। ऑब्वियस सी बात है कि जब संविधान बनेगा उसके लिए कोई एक फ्रेमवर्क किया जाएगा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन किस फ्रेमवर्क पर बेस्ड है, उसका थीम क्या है, वो किन आइडियोलॉजीज पर बेस्ड है, ये कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन का मतलब है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइनिंग के बाद सबसे पहले चैप्टर में है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपके सिलेबस में जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन कैसे हुआ। देखिए, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है अनडाउटेडली, बट उसके पहले ही हमारे देश में इसकी प्रोसेस शुरुआत हो गई थी। 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ठीक है, प्रेसिडेंट बाय पंडित मोतीलाल नेहरू, अ कमिटी वाज फॉर्म्ड फॉर क्रिएटिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन कि भारत, और 1928 वो ईयर है जब मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और डोमिनियन स्टेटस वाले भारत का, यानी कि ब्रिटिश सिस्टम में रहते हुए एक सेमी फ्रीडम हम कह सकते हैं स्टेटस होगा। ठीक है, तो इस तरीके की राज्य की कल्पना की गई थी। तो भारत का स्वरूप क्या होगा, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। इसलिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय 8 मेंबर्स कमेटी बनी थी 1929 में। ऑब्वियस सी बात है कि ये वो साल है जब 30 जनवरी 1929 को जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष होते हैं कांग्रेस के, और पूर्ण स्वराज्य का झंडा फहराया जाता है। कंप्लीट फ्रीडम अगले साल ही डिक्लेयर किया गया। उसके अगले साल 1931 में कराची सेशन में कांग्रेस ने भारत के फंडामेंटल राइट्स, यानी जिसको बिल ऑफ राइट्स भी कहते हैं, बिल ऑफ चार्टर भी कहते हैं, चार्टर ऑफ राइट्स भी कहते हैं, यानी भारत के मूल नागरिकों के मूल अधिकार क्या होंगे, इसके लिए कमेटी बनी। तो हम समझ सकते हैं कि देश की आज़ादी के लगभग 20 साल पहले से ही हमारे देश का संविधान क्या होगा, लोगों के फंडामेंटल राइट क्या होंगे आज़ाद भारत के, ये सारी प्रारूप चल रहे थे। इसी बातों के परिप्रेक्ष्य में जब 1945 में
जब 1945 में कैबिनेट मिशन, जिसमें पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स, ये 3 मेंबर की कैबिनेट मिशन कमीशन आती है भारत में। और कैबिनेट मिशन पुट अ चैलेंज बिफोर इंडियंस कि इफ इंडियंस, यदि भारतीय अपना संविधान तैयार कर लेते हैं तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे। ऑब्वियस सी बात थी कि इसके पीछे और भी कारण थे। सबसे बड़ी कारण तो ये थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड की स्थिति खराब हो रही थी, ठीक है। हालांकि ये विजेता कंट्रीज थे, जिस इंग्लैंड, यूएसए और फ्रांस, रसा, ये जिस ग्रुप में था, और दूसरी तरफ से जापान, जर्मनी और इटली का था कॉम्बिनेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है और दूसरी बात कि अमेरिका इस समय तक सुपर पावर, जापान पर नागासाकी और हिरोशिमा पर उसने अटैक करके अपने आप को सुपर पावर ये घोषित कर दिया कि एटॉमिक भी उसके पास है। तो ऑब्वियस सी बात है कि पहला सुपर पावर अपने को घोषित कर दिया। दूसरी ओर कि 1917 में जो आज़ाद रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद रशिया सेकंड सुपर पावर के रूप में इमर्ज हुआ था। ऑब्वियस सी बात है कि इसके पहले के इंग्लैंड और फ्रांस के दिन अब लगने लगा था कि ये लदने लगे हैं। तीसरी बड़ी चीज़ कि यूएसए वगैरह का प्रेशर था कि कॉलोनलिज्म अब खत्म होना चाहिए, इंपीरियलिज्म, कॉलोनलिज्म का युग चला गया है। तो बहुत सारे कारण थे और इसके बीच में सबसे बड़ा कारण ये था कि वहाँ पर इंग्लैंड में चुनाव होने वाले थे और लेबर पार्टी ने पहले ही इस बात को डिक्लेयर कर दिया था कि इफ़ वी मेक द गवर्नमेंट, इफ़ यू फॉर्म द गवर्नमेंट, वी विल मेक द इंडिया एंड अदर कंट्रीज, जो कॉलोनियल कंट्रीज हैं, उनको हम एक एक करके आज़ाद कर देंगे। तो इन सारे परिप्रेक्ष्य में कैबिनेट मिशन पुट अ चैलेंज, इफ इंडियंस आर एबल टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन, वी विल मेक इंडिया फ्री। तो दैट्स वाई कि उस चैलेंज के आधार पर अब ऑब्वियस सी बात है, संविधान बनने के लिए तो संविधान सभा चाहिए। चुनाव हुआ और उस चुनाव में भारत के लिए संविधान सभा बनी, ठीक है। उस चुनाव में जो मेंबर्स बनकर आए वो संविधान सभा के रूप में काम किए। ऑब्वियस सी बात है कि मुस्लिम लीग का आंदोलन भी बहुत तेज़ी से चल रहा था 1939 और 1940s में। ये इतना ज़्यादा हो गया कि स्पष्ट होने लगा कि अब एक पाकिस्तान नाम से अलग देश बनेगा आज़ादी के साथ ही, ये क्लियर हो गया था। तो इन सारे कंटेक्स्ट में एक संविधान सभा हमारी बनी, इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के बाद संविधान सभा बनी। उसी संविधान सभा ने, क्योंकि कई बार ऐसा प्रश्न होता है कि जब भारत पर पहले स्वतंत्र भारत का आम चुनाव 1951-52 में होता है, ऑब्वियस सी बात है कि 5 सालों तक किसने काम किया, आज़ाद हम लोग 47 में हुए हैं। तो जो संविधान सभा 1946 के कैबिनेट मिशन चैलेंज के बाद संविधान सभा के लिए जो मेंबर्स हमारे चुन कर आए, जाहिर सी बात है वो चुने हुए मेंबर थे जनता के द्वारा, इसलिए वो हमारी संसद थी, वही संविधान सभा के रूप में काम की और संविधान बनने के बाद अल्टीमेटली वो हमारी लोकसभा राज्यसभा के रूप में ट्रांसफ़र हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो अब हमारे भारत का जो संविधान बना उसको हम लोग बैग ऑफ बोरिंग्स भी कहते हैं। बैग ऑफ बोरिंग्स क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें ढेर सारी चीज़ें हैं। ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का, जो कि एक संघात्मक व्यवस्था के लिए बना था। ये अलग बात है कि उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका, ब्रिटिशर्स ने नहीं किया, वो एक भारतीयों को खुश करने के लिए किया गया था। बट उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजन थे जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर और खासकर यूनिटरी फीचर्स वाले फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि कनाडा से हम लोगों ने लिया है, उसको फुलफिल करते थे। तो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो भारत की कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारत का संविधान तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, जिसको हम लोगों ने अडॉप्ट किया, एक्सेप्ट किया, इम्प्लीमेंटेड किया, और उसको उसका 80% हिस्सा वो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। अब 20% में कनाडा से हमने जैसे यूनियन ओरिएंटेड फेडरलिज्म लिया, यानी हमारे यहाँ फेडरलिज्म तो है लेकिन यूएसए की तरह नहीं है, अमेरिका की तरह नहीं है। अमेरिका फेडरलिज्म में क्या है कि ड्यूअल सिटीजनशिप है, लेकिन हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया का सिटीजनशिप हो सकता है। 370 यही प्रोविजन करता था, जिसके चलते 370 को हटाया गया कश्मीर के कंटेक्स्ट में, और अब ये सिस्टम हट गया है। तो कहने का मतलब ये कि यूनियन ओरिएंटेड, यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो लिस्ट सिस्टम होती है, जिसमें सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का डिवीजन किया जाता है, उसमें भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ सेंटर पावरफुल है। तो ये हमने कनाडा से लिया हुआ है। उसी तरीके से फ्रांस से डिफैक्टो डिजोर सिस्टम थ्योरी, जो पॉलिटिकल थ्योरी होती है,
उसके बाद यूएसए से देखें तो चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट का सेकंड चेंबर राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होना, या एकीकृत न्याय प्रणाली सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें हमने ली हुई है यूएसए से। आयरलैंड से लिया जाए तो राज्यसभा के 12 नॉमिनेटेड मेंबर जो कि कला, सोशल रिफॉर्म्स और सामाजिक क्षेत्र के लोग से जुड़े होते हैं, ये प्रोविज़न लिया गया, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का प्रोविज़न लिया गया। फंडामेंटल राइट फिर उस तरीके से अमेरिका से ही लिया गया है। तो बहुत सारे, यहाँ तक कि साउथ अफ्रीका के पुराने वाले कॉन्स्टिट्यूशन, नया वाला कॉन्स्टिट्यूशन तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही, जो 1994 में आज़ाद हुआ साउथ अफ्रीका, उसके बाद पुराने कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, जिसमें 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की प्रोसेस, संविधान में कैसे चेंज लाया जाता है, संविधान चेंज लाने की 3 प्रक्रिया, संविधान संशोधन जिसको कहते हैं, उसमें 3 प्रक्रिया। जो संविधान संशोधन का मतलब है जो कानून बने हैं उसमें यदि कोई चेंज चाहिए, उसमें कुछ ओमिट करना है, हटाना है, कोई ऐड करना है, तो 3 तरीके हो सकते हैं कि या तो सिंपल मेजॉरिटी से, या लोकसभा राज्यसभा के 2/3 मेजॉरिटी से, या राज्यसभा लोकसभा के प्रेजेंट टोटल मेंबर का बहुमत प्लस जो वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं उसका 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति, यानी जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में उसके आधे राज्य कम से कम करें। तो ये 3 प्रक्रिया है, आर्टिकल 368 में दी गई है। तो ये दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया हुआ है। इसी तरह जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से अलग अलग कई देशों के कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स वाई इट इज आल्सो क्रिटिसाइज दैट इट इज भानुमति का पिटारा है। ठीक है, भानुमति का पिटारा किंवदंती है, बहुत बड़ा हुआ करता था। तो अब दूसरी तरफ हम इस पे आते हैं कि हमारा संविधान, ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, अब उसके लिए कोई ड्राफ्टिंग कमेटी चाहिए, तो भीमराव अंबेडकर के प्रेसिडेंट बाई भीमराव अंबेडकर, उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के, कई बार ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे। तो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले चेयरमैन 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। ठीक है, उसके बाद उसी सभा ने परमानेंट अपना अध्यक्ष चुना, जिसकी पहली बैठक 11 दिसंबर को ही। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष बने, संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष 11 दिसंबर को। अब ड्राफ्टिंग कमेटी चुनी गई, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन चुने गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसमें और भी अलादी कृष्णरामैया अय्यर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उसके बाद में M.N. अयंगर थे, काफ़ी विद्वान लोगों की समिति थी। और 3 सालों ने इस संविधान सभा ने काम किया। लगभग कुल मिलाकर 114 दिन बैठकें हुई और 2000 से भी ज़्यादा उस पर, देखिए कोई क्या होता है, कोई भी अमेंडमेंट आता है जैसे, तो उस पर उसका संशोधन भी अलग अलग लिया जाता है, अलग अलग लोगों के, और फिर उस पर वोटिंग होती है। तो इस प्रोसेस करके 2000 करके उसमें अमेंडमेंट के लिए आए, और तब जाकर के 26 नवंबर 1949 को जो हमारा फाइनल स्टेज आया 395 आर्टिकल वाला, तो उसमें ये प्रोविज़न किया गया कि 26 नवंबर 1949 को उसके उन हिस्सों को जो कि जरूरी थे उसी दिन से लागू कर दिया गया। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में, जो कि पहला पार्ट है हमारा और कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या भी की है कि प्रियम्बल इज द मेन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट इज, बल्कि भीमराव अम्बेडकर ने तो इसे सोल कहा था, दिस इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके आधार पर उसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है, और जिन जिन थीम पर, प्रियम्बल का मतलब क्या है कि जिन थीम पर कॉन्स्टिट्यूशन आधारित है, और लास्ट में जो 26 नवंबर वी एक्सेप्ट, उसका हिंदी रूपांतरण है अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। तो इसका मतलब कि उस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया। लेकिन चूंकि 26 जनवरी 1930 को, जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये पूर्ण स्वराज्य का जो नेहरू जी ने झंडा फहराया था रावी नदी के किनारे, तो वहाँ पर इस दिन को ऐतिहासिक, टू मेक दिस डे हिस्टोरिकल, वी एक्सेप्टेड 26 जनवरी 1950 कि उस दिन से संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया गया। यानी जो हिस्से 26 नवंबर 1949 को नहीं लागू किए गए थे, वो सारे का सारा संविधान
क्योंकि ऐतिहासिक दिन था। तो इस दिन को, और एक बात कि 26 जनवरी 1930 को जब भारत ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया और झंडा फहराया, उसके बाद से हर 26 जनवरी को हम लोग झंडा फहराने लगे और स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे। ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ये हमें आज़ादी मिली कब? क्योंकि उसके बाद तो बहुत लंबा संघर्ष होता है, सिविल डिसोबीडियंस होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट होती है और तमाम सारी, अल्टीमेटली हमें आज़ादी मिलती है 15 अगस्त 1947 को। तो अब 15 अगस्त 1947 को जब इंडिपेंडेंट डे हो गया, तो उस डे को हमने क्या किया कि चूंकि उतने लंबे समय 17 साल से, बल्कि 17 साल से चला रहा था, इसलिए उस डे को हम लोगों ने रिपब्लिक डे में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, रिपब्लिक डे में कन्वर्ट कर दिया। और जाहिर सी बात है कि जब पूरी तरह संविधान लागू हो गया, देश का राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को डिक्लेयर किया गया। इसके पहले जब 26 नवंबर 1949 से लेकर के 1950 तक की जो, यूँ कहें 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। उसके बाद लेकिन माउंटबेटन का कुछ समय तक भारत में ही रुके रहे, और उसके बाद में राजगोपालाचारी जी गवर्नर जनरल के रूप में कहे गए, इसलिए प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी को कहते हैं। और 26 जनवरी 1950 को आज़ाद होने के बाद भारत, उस दिन से भारत में प्रेसिडेंट, भारत का अपना प्रेसिडेंट हुआ, राष्ट्रपति हुआ, जो 26 जनवरी 1950 से डॉक्टर राजेंद्र बाबू के रूप में प्राप्त हुआ। तो देखिए, अब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन में जो जो प्रमुख तत्व हैं, तो सबसे पहले तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसकी हम लोग प्रियम्बल के एक एक शब्द के आधार पर समझ सकते हैं क्या क्या फीचर्स हैं, किन किन फीचर्स पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आधारित है। तो सबसे पहले वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भारत की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जब ये कहा जा रहा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के लोग, इट मीन, इसका मतलब ये भी है कि सोवरेंटी, अगला जो वर्ड है सॉरेन, तो इंडिया सॉरेन है। सॉरेन का मतलब होता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मामलों में किसी देश को अपने डिसीजन लेने का पूरा अधिकार होता है। ऑब्वियस सी बात है। लेकिन सॉरेंटी लाई कहाँ करती है? ये सॉरेंटी लोगों में, क्योंकि उसका पहला ही वर्ड है वी द पीपल। तो डेमोक्रेसी में अल्टीमेटली सॉरेंटी, जो कंट्री का सॉरेन होना है, ये सॉरेंटी स्टेट का फीचर होता है। और ये सॉरेंटी रिफ्लेक्ट किससे होती है? गवर्नमेंट से। ऑब्वियस सी बात है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में थीम कौन है? पीपल्स है, क्योंकि पीपल्स ही उनके रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। और खासकर पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि जिस पार्टी की लोकसभा में, यानी कि लोअर चैम्बर में मेजोरिटी होगी, उसका लीडर, या यदि अलायंस है तो उस अलायंस का लीडर जो मेजोरिटी में है, सरकार बनाएगा। ठीक, तो ये सॉरेंटी अल्टीमेटली कहाँ लाई करी? जनता में, पीपल्स में। उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम हम लोगों ने अपनाया हुआ है, सेकुलरिज्म अपनाया हुआ है, वेलफेयर स्टेट अपनाया हुआ है, उसके बाद ये सोशलिज्म अपनाया हुआ है, इंटीग्रिटी अपनाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे प्रियम्बल के एक एक चीज़ हैं, एक एक वर्ड है, वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन का पार्ट। अब आते हैं कि भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, इस कॉन्स्टिट्यूशन के थीम जो हैं, पॉलिसीज जो हैं, वो तीन प्रमुख नेताओं के दर्शन पर आधारित है। यदि कहें तो गलत नहीं होगा, या कहें कि उनके मेजर पार्ट है। जैसे सबसे पहले गांधीज़म का प्रभाव हम देखते हैं। अब गांधीज़म का प्रभाव ये है कि हमारे देश का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, जो पार्ट 4 शेड्यूल्ड 4 में है, नीति निर्देशक तत्व, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है? दिस आर द गाइडलाइंस टू द स्टेट व्हाट ए स्टेट शुड डू इन द फेवर ऑफ इट्स पीपल। अपने नागरिकों के हितों में जो उचित लगे, राज्य को करना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स राज्य को, स्टेट को अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट की ओर प्रेरित करते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि गांधी जी का जैसे विचार था गौ पशुओं का संरक्षण लेकर के, या प्राइमरी एजुकेशन को लेकर के, आज प्राइमरी एजुकेशन हमारे देश में फंडामेंटल राइट में जोड़ दिया गया है। जरूरत थी उसकी, 21 आर्टिकल राइट टू लाइफ वाले का ही हिस्सा है। तो कहने का मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मेजर पार्ट
अच्छा, एक और बात है, गांधी जी का प्रभाव, ऑब्वियस सी बात है, माउंटबेटन इज अ वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा, तो इसका मतलब है कि गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है 1917 से जो 1947 तक गांधीयन फेज चलता है, जिसमें हम लोग, हमारा देश आज़ाद होता है, अपना देश आज़ाद होता है। तो गांधी जी का प्रभाव और इतना बड़ा था, जाहिर सी बात है कि संविधान पर भी उसकी छाप पड़नी स्वाभाविक थी। सोशल जस्टिस की जहाँ तक बात है, आर्टिकल 39 बी एंड सी गांधीयन दर्शन है। तो इस तरीके से गांधीज्म का प्रभाव चाहे भारत की विदेश नीति में देख लिया जाए तो भारत के संविधान पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है। दूसरा जो है वो नेहरू का दर्शन है। नेहरू, ऑब्वियस सी बात है कि 1930 से जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव और झंडा फहराने के बाद नेहरू जी का ऑरा और ज़्यादा बढ़ गया। और ऑब्वियस सी बात है कि देश की आज़ादी से पहले जो प्रधानमंत्री के लिए चयन हुआ, तो गांधी जी के सबसे करीबी, दूसरी चीज़ आइडियलिस्टिक विचार के व्यक्ति और जनता में भी काफ़ी पॉपुलर थे। ठीक है, तो हर जगह संविधान पर उनका छाप दिखाई देता है। और उन्होंने जो अपने पहले भाषण में जो 15 अगस्त 1947 को लाल किले से उन्होंने कहा कि वी हैव मेड द टेस्ट विद डेस्टिनी एंड नाउ, और आगे जो है कि वाइप द टीयर्स ऑफ एवरी आई, यानी कि हम आज़ाद हो गए लेकिन हमारा कार्य जब तक से प्रत्येक व्यक्तियों के आंसुओं को न पहुंचना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि डिप्राइव्ड लोग, जो वेलफेयर स्टेट्स में हमें दिखता है, डिप्राइव्ड लोगों की आंखों से आंसू पोंछना, यानी एक सोशलिस्टिक, टू एस्टेब्लिश अ सोशलिस्टिक सोसाइटी। क्योंकि जो समाजवाद की जो घोषणा है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में, वो तो बाद में जोड़ी गई है, वो बाद में जोड़ी गई है 44th अमेंडमेंट के द्वारा। लेकिन ये जो घोषणा है ये नेहरू की थॉट से पहले से ही दिखती है। अगला जो प्रमुख थॉट दिखता है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का है, क्योंकि बी आर अम्बेडकर आज़ादी के दिनों में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास को लेकर के डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी जैसी संस्थाएं बनाई, और अछूतों और वंचितों, दलितों के लिए सबसे मुखर नेता, बड़े नेता के रूप में। बल्कि इस बात को लेकर कई बार उनका गांधी जी के साथ वैचारिक मतभेद भी हो गए। गांधी जी को उन्होंने यहाँ तक कहा कि बिकॉज यू डोंट बिलोंग टू डिप्रेस्ड क्लास, इसलिए आपकी जो पीड़ा है वो उतनी गहरी नहीं होगी। एनीवे, तो 1932 में भी हम लोग देखते हैं कि रैमजे मैकडोनाल्ड का आता है और अम्बेडकर की डिमांड कह लीजिए उसको फुलफिल करने के लिए मैकडोनाल्ड अलग से उन सेपरेट लेकर के आता है अछूतों के लिए, अनटचेबल्स के लिए, डिप्रेस्ड क्लास के लिए। लेकिन गांधी जी ने देखा कि इससे तो एक पाकिस्तान रिलीजन के आधार पर जा रहा है, यहाँ तो हिंदुओं के अंदर भी एक और देश बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो गांधी अम्बेडकर पैक्ट होता है और गांधी जी बिकम सक्सेसफुल टू एश्योर अम्बेडकर की रिजर्वेशन रहेगी। ठीक है, अलग वोटिंग नहीं होगा, बल्कि सारे कैंडिडेट्स जैसे रिप्रेजेंटेटिव अपने वोट को, रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है उसी आधार पर वोट करेंगे, लेकिन दलितों के लिए, उनके लिए अलग से सीटें सुरक्षित रहेंगी। ठीक है, यहाँ से, और जाहिर सी बात है कि अंबेडकर का मेन जो मोटो था और सही भी था, उनकी डिप्रेस्ड को अच्छी स्थिति में लाना, क्योंकि वो बहुत डाउन ट्रोडन स्थिति में थे। तो और समाज में समरसता और फ्रेटर्निटी और हार्मनी मेंटेन हो, बढ़े, इसके लिए जो भी, चाहे वो आर्टिकल 15 हो, 16 हो, 17 हो, यानी कि 15 का मतलब सोशल, जहाँ पर डिप्रेस्ड लोग हैं उनके लिए कुछ अलग से किया जाता है, तो 16 है राइट टू अपॉर्चुनिटी, तो सबके लिए है, लेकिन जैसे रिजर्वेशन की पॉलिसी का जो प्रोविज़न है, तो इस तरीके से। और 17 तो जाहिर सी बात है वो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात ही करता है। तो इस तरीके के प्रोविज़न जहाँ भी किए गए हैं, जहाँ भी शोषितों, वंचितों, डिप्राइव्ड क्लास के लिए, मार्जिनल लोगों के लिए, चाहे वैसे एसटी हो, तो उनके लिए जो किया गया वो अंबेडकर की सोशल जस्टिस की टुवर्ड्स जो ओरिएंटेशन है अंबेडकर के थॉट से आती है। तो ये 3 दर्शन भारत में। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट, इंडिविजुअल्स डिग्निटी, उसके बाद में बाइकैमरल सिस्टम, फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री सिस्टम तो ऑलरेडी डिस्कस आपसे कर चुके हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें और फ्री एंड फेयर जस्टिस,
ऑब्वियस सी बात है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो चुनाव प्रोसेस, ये सारी चीज़ें डिटेल्स में दी गई हैं, डिटेल्स में की गई हैं। अब हम आते हैं साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो देखिए, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से पहले वहाँ का सोसाइटी देखना पड़ेगा कि देखिए सिमिलरिटी क्या है, पहले यहाँ पे चलते हैं। तो साउथ अफ्रीका एज वेल एज इंडिया, दोनों के आज़ादी से पहले का स्वरूप एक ही था। दोनों ही ब्रिटिश कॉलोनियल्स और ब्रिटिश इंपीरियल सिस्टम के अधीन थे। दोनों को ही एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। दोनों के साथ ही सोशल इनजस्टिस इतना ज़्यादा था कि सोशल प्लेटफॉर्म पे चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, इन लोगों को अलाउड नहीं था। यानी ब्रिटिशर्स अलाउ नहीं करते थे इन यहाँ के स्थानीय लोगों का वहाँ पर ट्रांसमिशन हो। अब साउथ अफ्रीका में एक चीज़ होती है, गांधी जी खुद 1893 से 1950 तक साउथ अफ्रीका में ही थे, भारत आने से पहले। उन्होंने बल्कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की शुरुआत यदि पॉलिटिकल कैरियर की जाए तो बतौर वकील वहाँ गए थे, लेकिन वहाँ के लोगों की स्थिति देखी तो वहाँ पर एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कह लीजिए, उस तौर पर वहाँ पर उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन खिलाफ लड़ा। लेकिन गांधी जी के आने के बाद भी साउथ अफ्रीका कुछ जुलून नेटाल में थोड़ा सा चेंजेस लाने में गांधी जी अनडाउटेडली सफल हो गए थे। लेकिन गांधी जी चूंकि भारत में भारतीय थे, भारतान था, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन वहाँ की स्थिति देखी जाए तो बहुत अंतर नहीं है। और बाद में नेल्सन मंडेला, जिसको गांधी ऑफ द दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका भी कहते हैं, उन्होंने बहुत लंबे समय 1964 में एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनता है जिसका नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ऑब्वियस सी बात है कि इट वाज इंस्पायर्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि भारत तब तक आज़ाद हो गया था। बल्कि 1964 की बात है तो भारत 17 साल आज़ादी के बाद बहुत लंबा सफर तय कर चुका था विकास की ओर। तो इन सारे कंटेक्स्ट में वहाँ पर एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनता है, नेल्सन मंडेला इसके लीडर रहते हैं। और लेकिन नेल्सन मंडेला को बहुत यातनाएं दी जाती हैं, उनको इम्प्रिजन कर दिया जाता है। और 28 साल इम्प्रिजन करने के बाद अब क्या हुआ कि 70s के बाद चूंकि कॉलोनिज्म का ये पोस्ट एरा था तो बहुत थोड़ी ही जगहों में कॉलोनिज्म रह गई थी। और ये कॉलोनिज्म ऑब्वियस सी बात है कि ब्रिटिश कॉलोनिज्म का पार्ट थी। तो भले इंग्लैंड अपने को ये कहता रहा था कि नहीं ये हमसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसका सपोर्ट वहाँ के वाइट गवर्नमेंट को ऑब्वियसली था क्योंकि वहीं के नेटिव थे। तो इस सारे सर्कमस्टांसेस में क्या हुआ कि सारे वो मल्टी डायमेंशनल यदि कहा जाए, चाहे वो प्ले ग्राउंड हो, चाहे वो पॉलिटिकल ग्राउंड हो, चाहे यूनाइटेड नेशन से के मंच से हो, चाहे किसी पैलेटल मंच, हर जगह से साउथ अफ्रीका को नेग्लेक्ट किया जाने लगा, आइसोलेट किया जाने लगा। इस सारी स्थितियों में अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया। उधर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर थे वो समय समय पर आंदोलन करते रहे। इस सारे स्थिति में 1992 में 28 साल के बाद नेल्सन मंडेला को रिहा करना पड़ा और अप्रैल 1994 में साउथ अफ्रीका को फ्री घोषित कर दिया गया। जो वहाँ की वाइट गवर्नमेंट थी वो ब्लैक्स अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की नेता नेल्सन मंडेला के हाथों में शासन को सुपुर्द कर दिया। ये नेल्सन मंडेला, जिन्हें वहाँ का गांधी कहा जाता है, बहुत आइडियलिस्टिक विचारों के व्यक्ति थे, राष्ट्रपति बने और जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उस पर पूरी उनकी छाप है। यदि हम इन ब्रीफ कहें तो साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और प्लस नेल्सन मंडेला दो स्पष्ट प्रिंट दिखाई देते हैं। एक और सबसे बड़ी बात कि घाना में देखिए कई जगह सत्ता परिवर्तन हुआ है। घाना में हुआ, क्वामे नक्रुमा वहाँ के लीडर थे और उनके लीडरशिप में आज़ाद हुआ आइवरी कोस्ट, जिसका पुराना नाम था, नया नाम घाना। उसी तरीके से यदि हम जिम्बाब्वे की बात किए, वाइट डेमोक्रेसी में मैंने इसी दोनों केस को स्टडी को समझाया हुआ है बहुत अच्छे से डिटेल्स में, आज उसको देख लीजिएगा पूरा वीडियो। लेकिन सच्चाई ये है कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन या उसका लीडर होने या शासन उनके हाथों में आए, लेकिन शासन को उन लोगों ने पकड़ के रखा। लेकिन नेल्सन मंडेला के साथ ऐसा नहीं था। नेल्सन मंडेला ने जिस अपने इथोस के साथ, जिस अपने प्रिंसिपल और आइडियोलॉजी के साथ उन्होंने उसको देश को आज़ाद कराया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में भूमिका निभाई, उसी तरीके से रूल किया और फिर उसी तरीके से शासन सत्ता को छोड़ा भी आगे की पीढ़ियों के लिए, ताकि सिस्टम मेंटेन रहे। जबकि जिम्बाब्वे और घाना में ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने बाई हुक और क्रुक उसको एक डायनेस्टिज्म में बदलने की कोशिश की, एक लॉन्ग लाइफ टर्म में बदलने की कोशिश की। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे प्रभावित है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब अफ्रीका आज़ाद हुआ तो
जो डेलीगेशन भारत से कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स विद्वानों की और नेताओं की एक टीम भी गई वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में हेल्प करने के लिए। और सिमिलरली उसी तरीके से नेल्सन मंडेला जो कि एक डिवोटी व्यक्ति थे, डिवोटेड थे टुवर्ड्स द पीपल ऑफ अफ्रीका एज वेल एज टुवर्ड्स द आइडियोलॉजीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड यूएनओ की जो पॉलिसीज होती है। तो इन सारी पर्सपेक्ट में देख करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ही, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ही वहाँ का भी कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है विद द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। एक उसके फीचर्स क्या है इस पे हम लोग विचार करेंगे। विद द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका से तो स्पष्ट हो गया कि डेमोक्रेसी वहाँ रिले करती है। डेमोक्रेसी यानी सॉवरेंटी कहाँ पे रिले करती है, पीपल्स की है, ठीक है। सॉवरेन कंट्री हो गया, डेमोक्रेटिक कंट्री हो गया, सेकुलर कंट्री हो गया, सोशलिस्ट कंट्री हो गया, डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो गया, वेलफेयर कंट्री हो गया। ये बातें दोनों देशों में कॉमन है। अब अंतर दोनों देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में एक छोटा सा है। जैसे कि हमारे देश में 20 साल पहले ही मोतीलाल नेहरू, ठीक है, जो अभी पीछे मैंने समझाया है, मोतीलाल नेहरू से ही भारत का संविधान कैसा होगा उसकी प्रक्रिया शुरू होने लगी थी। साउथ अफ्रीका में जो भी होता है आज़ादी के बाद होता है। दूसरा जो मेन अंतर ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे, जैसे मान लीजिए राइट टू प्रॉपर्टी है, ये अब लीगल राइट है। राइट टू वोट, इधर वोट भी देखा जाए तो ये लीगल राइट है। फंडामेंटल राइट, स्टैट्यूटरी राइट और लीगल राइट, ये तीनों अलग अलग पर्सपेक्ट में है, जबकि वहाँ पर फंडामेंटल राइट ब्रॉड है। तो ये चीज़ें कि जो वेलफेयर स्टेट, सेकुलर स्टेट, डेमोक्रेटिक स्टेट, ठीक है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये सारी चीज़ें साउथ अफ्रीका में भी इंडिया के पार्लियामेंट की तरफ है। और आइडियोलॉजीज ऑफ साउथ अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका पर नेल्सन मंडेला के प्रभाव की जहाँ तक बात है तो वो ये है कि उन्होंने इस बात का कॉन्स्टिट्यूशन में ही कमिटमेंट किया गया है, ये श्योर किया गया है, क्योंकि वहाँ के वाइट गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा अत्याचार किया था और उस समय किया था जबकि लगभग दुनिया से ये ख़त्म होने लगा था, कॉलोनियल इंपीरियलिज्म का फेज लगभग ख़त्म हो गया था। तो उन्हें इस बात का डर था। दूसरी बात कि भारत के लोकसभा में एंग्लो इंडियन को रिप्रेजेंट उस समय दिया गया था, शायद इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं की मंशा थी कि कुछ जो ब्रिटिशर्स भारत में रह गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे रस्किन बॉन्ड जैसे लोग, बड़े बड़े राइटर जो एंग्लो इंडियन ही हैं। लेकिन भारत के रहने में और अफ्रीका में अंतर, देखिए भारत की कल्चर इतनी इस तरीके की है ना कि वो बहुत सारे ब्रिटिशर्स जो यहाँ पर रह गए नेटिव्स, उनमें रच बस गई। आज़ादी के दिनों में भी देख लीजिए, दीनबंधु एंड्रूज हैं, एनिमेशन तो बाहर से आकर के ही यहाँ पे हिंदू और बुद्धिज़्म के प्रभाव में पूरी मूवमेंट चलाती हैं, होम रूल लीग और तिलक के साथ मिलकर चलती हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका में क्या था, अच्छा, और जो ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए तो परसेंटेज बहुत कम थे, लेकिन वहाँ पर क्या था कि उनकी संख्या भी अच्छी थी, लेकिन उन्हें अब इस बात का भय सताने लगा कि कहीं ये जो ब्लैक्स यहाँ के नेटिव्स अब सत्ता में आए तो हमारे साथ वो बदला तो नहीं लेंगे। इस बात के लिए नेल्सन मंडेला और वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन दोनों ने एश्योर किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट लिखा गया है कि ऐसा कोई रिवेंज नहीं लिया जाएगा और वाइट और ब्लैक दोनों मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेट करेंगे एज वेल एज रूल को ऑपरेट करने में। एंड इट सो हैपेंड। इन ब्रीफ, in spite of some differences, there are too much similarities in the constitution, both the constitution. I hope आप लोगों को पसंद आया होगा। और यदि कोई आपकी कमेंट्स हो तो कमेंट्स अवश्य भेजें, और जिस भी चैप्टर की आपकी एक्सपेक्टेशन हो, जिस टॉपिक की, वो भी आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।